हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। तो बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 124 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आगे का डिस्कस जो है स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 125 है, बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो आपको मालूम है, इससे पहले वाले सेशन में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है बाइनरी डिजिट। बीट कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। यह मेमोरी में एक बाइनरी अंक 0 या 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। यह बाइनरी डिजिट का अल्प रूप है। ठीक है। प्रश्न संख्या 126 है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है किसके द्वारा? कंप्यूटर में शब्द की जो लंबाई है किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिट्स से। ऑप्शन ए, बिट्स के माध्यम से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स से मापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 127 है, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट बराबर होता है किसके? तो 1 मेगाबाइट के। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 128 है, 1 किलोबाइट समान है। 1 किलोबाइट समान है 224 बाइटों के। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 129 है, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 किलोबाइट होता है 224 बाइट। डी ऑप्शन। 130, द्विधारी पद्धति में 1 किलोबाइट बराबर होता है, यानी केबी बराबर होता है कितना बाइट के बराबर? केबी यानी किलोबाइट। द्विधारी पद्धति में 1 केबी किसके बराबर होता है? याद रखिएगा 224 बाइट के बराबर। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 131 है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है केबी यानी किलोबाइट। एमबी मतलब मेगाबाइट और जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट। 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। 1 किलोबाइट बराबर 224 बाइट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट बराबर 224 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट बराबर 224 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर 224 गीगाबाइट। याद रखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में 0 तथा 1 को बाइनरी डिजिट के नाम से जो है जाना जाता है और इसे संक्षेप में बिट्स भी कहते हैं। 8 बिट के संयोजन को बाइट्स कहते हैं। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। याद रखिएगा। 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका जो संबंध सही नहीं है, जो सी ऑप्शन दिया गया है कि 1 गीगाबाइट बराबर 224 किलोबाइट्स, तो याद रखिएगा 1 गीगाबाइट बराबर 224 मेगाबाइट होता है, यानी सी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 133 पूछा गया है कि 1 एमबी मेमोरी है कितने किलोबाइट्स बाइट या किलोबिट्स के बराबर? 1 एमबी बराबर जो होता है वो कितना होता है? 1 एमबी बराबर 224 किलोबाइट्स होता है। प्रश्न संख्या 134 है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर के भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो याद रखिएगा 10,000 कितना, तो सॉरी 10,48,576 यानी कितने बाइट्स होते हैं एक कंप्यूटर के भाषा में? 1 मेगाबाइट बराबर डी ऑप्शन जो दिया गया है
इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होता है। 1024 गुणे 1024 बाइट और जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10,48,576 बाइट आएगा। और 135 है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है कितना किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट के बराबर? 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। इसका सही जवाब है मेगाबाइट के बराबर, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 136 है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। एमबी जो है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? एमबी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मेगाबाइट्स के लिए, बी ऑप्शन। 8 बीटों के समूह को बाइट कहा जाता है और कम से कम 2 बीटों को मिलाकर बाइनरी शब्द बनता है। एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। 1 बीट बराबर 0 या 1, 1 बाइट बराबर 8 बीट्स, 1 किलोबाइट बराबर 224 बाइट्स, 1 मेगाबाइट बराबर 224 किलोबाइट्स, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 137, यूनिकोड इनकोड परियोजना का एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? तो 16 बिट, ऑप्शन ए। यूनिकोड इनकोडिंग में एक वर्ण को 2 बाइट्स या 16 बिट्स के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में एक क्यूबिट या क्वांटम बिट क्वांटम सूचना की मूल इकाई होती है, तो क्यूबिट। 139 है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? क्यूबिट, क्यूबिट जो वर्ड है इसका उल्लेख किस रूप में किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है क्वांटम संगणन, बी ऑप्शन। एक क्यूबिट एक क्वांटम बिट को संदर्भित करती है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट में गणना करते हैं। क्यूबिट एक क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई है। उल्लेखनीय है कि कोई भी डिजिटल कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करके सूचनाओं को संग्रहित तथा संसाधित करता है। इस तरह क्यूबिट का जो संबंध है क्वांटम संगणन मतलब क्या होता है, इससे इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 140 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। पहला, .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, जावा सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इनमें से कौन सा सही जवाब है, आप बताइए। इनमें से जो सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, अगर बात करें तो .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर संरचना है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे कंप्यूटरों पर स्थापित की जा सकती है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास मूलतः सन माइक्रो सिस्टम्स के जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। 1995 में इसे सन माइक्रो सिस्टम्स के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया था। 141 है, एक कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। एक कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। इसका सही जवाब है लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय या स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। 142 है, LAN यानी लैन का तात्पर्य क्या है? LAN का मतलब होता है, बताइए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 143, इथरनेट किसका एक उदाहरण है? इथरनेट एक उदाहरण है किसका? तो देखिए, इथरनेट जो है लैन का मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिएगा।
इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब मेटकाफ ने की थी। बाद में डिजिटल इंटेल और जेरोक्स के प्रयासों से यह लोकल एरिया नेटवर्क का एक मानक प्रतिरूप बन गया। इथरनेट केबलों के माध्यम से विस्तारित किया जाता है। इसके बाद 144 एक डेटाबेस में फील्ड होती है। एक डेटाबेस में जो फील्ड होती है वह है जानकारी की श्रेणी। एक डेटाबेस में फील्ड जानकारी की श्रेणियां होती हैं। 145 है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है। ALU का जो तात्पर्य है वो क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो यह संक्षिप्त रूप है, यह यूनिट गणितीय तथा तार्किक संसाधनों के लिए प्रयुक्त होती है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन। 146 से कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर के शब्दकोश में जो CD जो है, CD वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? CD का मतलब क्या होता है? जाहिर तौर पे अगर बात करें तो यही है कि CD का मतलब क्या है। देखिए, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 147 नंबर है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का संग्रहण या भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो चुंबकीय टेप और डिस्क, यानी A और B दोनों बिल्कुल सही है। B ऑप्शन, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चुंबकीय टेप एवं चुंबकीय डिस्क दोनों ही आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? स्टोरेज करने में समर्थ होते हैं। हालांकि चुंबकीय डिस्क में चुंबकीय टेप की तुलना में अधिक डाटा संचित किया जा सकता है। हार्ड डिस्क के आविष्कार से पूर्व चुंबकीय टेप का प्रयोग व्यापक रूप से जो है किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 148 है ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी BD जो है इसके नाम से जो है ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्टिकल डिस्क का नया जो फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क जो है ये मतलब कि लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत जो DVD होता है किस प्रकार से भिन्न है? इसमें इनके बारे में 3 स्टेटमेंट है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तीनों आप स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। पहला कि DVD मानक परिभाषा वीडियो यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD यानी जो ब्लू रे डिस्क जो है ये उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। पहला सही है या गलत? पहला सही है, याद रखिएगा। दूसरा, DVD के तुलना में जो BD फॉर्मेट है इसकी भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। यह सही है? बिल्कुल, पहला दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा करें बीट की मोटाई 2.4 mm है, जबकि DVD की मोटाई 1.2 mm है। तीसरा कथन गलत हो जाता है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ब्लू रे डिस्क अगली पीढ़ी की ऑप्टिकल डिस्क है जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है, जबकि पारंपरिक DVD स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। सिंगल लेयर वाली वीडियो डिस्क अधिकतम 4.7 GB डाटा का संग्रहण कर सकती है, जबकि एकल परत वाली जो BD डिस्क है वो 25 GB का डेटा जो है संग्रहित कर सकती है। डबल लेयर वाली जो BD डिस्क है 50 GB तक जो है डेटा को संग्रहित कर सकती है। BD और DVD, ब्लू रे डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क दोनों ही जो है एक डिस्क, दोनों के डिस्क की जो मोटाई होती है 1.2 mm होती है, याद रखिएगा। 149 है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? वो है आपका कंपाइलर। कंपाइलर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए, कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा का या कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्रामों को किसी दूसरे कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है
उसे स्रोत कहते हैं और इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं। 150 है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन हार्डवेयर नहीं है, कौन सॉफ्टवेयर है, कौन हार्डवेयर है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? वो है आपका एसेम्बलर। एसेम्बलर जो है हार्डवेयर नहीं है। एसेम्बलर एक हार्डवेयर नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्रामों को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। 151 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? 151 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वो है आपका एक्सेल, डी ऑप्शन। एक देखिए एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, डिवाइस नहीं है, वो है आपका बताइए। देखिए प्रिंटर तो एक डिवाइस है, कीबोर्ड भी, माउस भी, लेकिन प्रचालन जो यंत्र है ये आपका डिवाइस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम यंत्र नहीं है बल्कि ये सॉफ्टवेयर कार्यक्रम है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है, यंत्र है। 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 153 का, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जो कि जो सॉफ्टवेयर है वो है कंपाइलर। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर के मशीनी भाषा में कर देता है। 154 है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? वो है आपका बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि शेष सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 155, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? वह आपका हार्डवेयर एज अ सर्विस, ए ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में हार्डवेयर एज अ सर्विस लेयर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, जबकि विकल्प सी, बी और डी के सर्विस लेयर उपलब्ध होते हैं। इन्हें क्रमशः सास, पास और एल ए एस के रूप में जाना जाता है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? इंडेक्स होल, तो याद रखिएगा जो इंडेक्स होल होता है इसका जो संबंध है फ्लॉपी डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क, बी ऑप्शन। किसी फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट एक छोटा जो होता है छिद्र होता है, होल होता है, जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। यह एक संदर्भ बिंदु है जहां से एक ट्रैक आरंभ होता है। LRQ6 जो है सामान्यतः किसको दिया जाता है? LRQ सामान्यतः किसको दिया जाता है? यानी इंटरप्टेड रिक्वेस्टेड या इंटरप्टेड जो रिक्वेस्ट है किसको दिया जाता है? तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को, सी ऑप्शन, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर। इंटरप्टेड रिक्वेस्ट ऐसी हार्डवेयर लाइनें हैं, हार्डवेयर लाइंस हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजने में किया जाता है। प्रोसेसर को सिग्नल भेजने के लिए हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा 16 LRQ लाइनों का प्रयोग की जाती है। विभिन्न उपकरणों को अलग अलग LRQ लाइनें आवंटित होती हैं। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को जो है प्राय LRQ6 आवंटित की जाती थी, हालांकि अब कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का प्रचलन समाप्त हो चुका है। 158 है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन प्रोग्राम जो है नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर के समान या आधारभूत क्रियाकलापों यथा फाइल प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उत्तरदायी है। 159 है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं बताइए। 159 इसका सही जवाब है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं क्या? CPU।
सीपीयू याद रखिएगा, केंद्रीय संसाधक एकक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, केंद्रीय विश्लेषक इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इसके नाम से यह स्पष्ट है कि यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सीपीयू को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू तथा तीसरा स्मृति में। प्रश्न संख्या 160 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। सीपीयू का क्या तात्पर्य है? 161 जो प्रश्न है पूछा गया है कि सीपीयू का क्या मतलब होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आप लोग काफी लेजी हो रहे हैं। प्लीज आप लोग जो है एक्टिव रहा करिए, कमेंट किया कीजिए, कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए, ठीक है। अपनी एक्टिविटी जारी रखिए और कुछ लोग लगातार अपनी एक्टिविटी देते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। तो प्लीज आप सभी जो है अपना एक्टिविटी जारी रखिए, कुछ ना कुछ जो है आप करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, सवाल पूछते रहिए। कोई जवाब अगर मालूम नहीं है, कोई पॉइंट आपको फंस रहे हैं, डिस्कस कीजिए। इसके लिए फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम भी है, वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। 163 है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 163 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि इनमें से यानी 4 जो है कथन दिए गए, कौन सा कथन सही नहीं है? सीपीयू का मतलब होता है इसमें जो दिया गया कि सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को यह संदर्भित करता है। इनमें से जो वक्तव्य सही नहीं है वो है आपका सी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है संदर्भित करना चाहिए। ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट दे रहा है, सही नहीं है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा सही है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? इनमें से जो सही है वो बताइए। तो डिकोड प्रोग्राम अनुदेश अगर बात करें तो कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का एक आंतरिक घटक होता है। इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम अनुदेश को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक कंट्रोल सिग्नलों को उत्पन्न करता है। उल्लेखनीय है कि सीपीयू का 3 कार्यात्मक इकाई है, कंट्रोल यूनिट, एलयू, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एमयू यानी मेमोरी यूनिट। सीपीयू के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशनों को कंट्रोल यूनिट ही नियंत्रित और निर्देशित करती है। कंट्रोल यूनिट ही प्रोग्राम अनुदेशों को डिकोड करती है। 165 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 165 का, वह आपका पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। शब्द संसाधक, शब्द वर्ड संसाधक या वर्ड प्रोसेसर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनमें पाठ का संपादन और प्रसंस्करण किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधक है। वर्ड स्टार माइक्रो प्रो इंटरनेशनल के द्वारा विकसित शब्द संसाधक है, जबकि पेज मेकर एडोब का शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 166, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आप बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधक है। शब्द संसाधक या वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें पाठ का संपादन एवं प्रसंस्करण किया जा सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। 167 है, एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके संशोधन के लिए? अगर आप एमएस वर्ड का प्रयोग करते होंगे तो आपको मालूम होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रलेख जो है रचना प्रणाली यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार के मुद्रण योग्य सामग्री की रचना और मतलब कि संपादन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 167 का बी ऑप्शन, याद रखिएगा।
इसके बाद 168 है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका एग्जाम्पल है? सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन ए। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये एग्जाम्पल हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इत्यादि। 169 वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक, अगर बात करें तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 170 है एक्सेल स्प्रेडशीट के मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल। ठीक है, सेल। सेल एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है। यह कॉलम तथा रो के इंटरसेक्शन से बनता है। इसे पहचानने के लिए कॉलम का पहला और उसके बाद रो का नंबर देखा जाता है। उदाहरण के लिए सेल एड्रेस B8 का अर्थ है कि सेल कॉलम B और 8 के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। 171 है वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है। इसका जो प्रकार होता है वो क्या होता है? ये किस रूप में सहेजे जाते हैं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 का जो प्रकार है ये फाइल के रूप में होते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 फाइल के प्रकार हैं। 172 है निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इसका सही जवाब है समेकित परिपथ यानी डी ऑप्शन, समेकित परिपथ। देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की खोज 1964 में की गई थी। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव समेकित परिपथ है, इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण होता है। 173 आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर का छोटा स्वरूप जो है प्रदान किया जा चुका है? यानी अब जो है छोटे छोटे स्वरूपों में भी कंप्यूटर अवेलेबल है। किसके प्रयोग से? ऐसा क्यों संभव हो पाया? इसका सही जवाब हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप्स के कारण। देखिए अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटर में प्रयुक्त होने लगा। समाकलित परिपथ चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से ही आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। 174 आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 175 है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? इसका सही जवाब है सिलिकॉन, ऑप्शन ए। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। 1958 में JS किल्वी ने एक छोटे से चिप के रूप में संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जिसे आईसी चिप कहा जाता है और यह एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। 176 है कंप्यूटर में जो चिप बनी होती है किसके द्वारा बना होता है? कंप्यूटर में जो चिप बनी होती है किससे बनी होती है? याद रखिएगा सिलिकॉन की पतली परत से। सिलिकॉन के पतली परत से कंप्यूटर में जो चिप प्रयोग किया जाता है इसी से बनाया जाता है। 177 है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? मालूम है आपको? कमेंट करके बताइए। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? सही जवाब है सिलिकॉन, ऑप्शन ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 178 कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, डी ऑप्शन।
179 है, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। संगणकों में प्रयुक्त जो आईसी चिप है निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। किससे बनाया जाता है? इसका सही जवाब है सिलिकॉन से। और इसके बाद 180 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में किससे बनी होती है? तो सही जवाब है सिलिकॉन। देखिए, आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करके वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।